इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी भी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है और शासन का ये पतन है क्या, वो जो हमें बीते रोज़ बेंगलुरु में हुई भगदड़ के तौर पर देखने को मिला। बेंगलुरु भगदड़ की बात कहाँ से शुरू करें? 18 साल बाद मिली जीत के बाद उमड़ी भावनाओं से, उन किशोर बच्चों से जो अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की बस एक अदद झलक पाने पहुंचे थे और फिर कभी नहीं लौटे, या उन नेताओं से जो सवाल पूछे जाने पर भगदड़ की पुरानी घटनाओं को बेशर्मी से गिना रहे थे। और जब सूबे के मुखिया ऐसा करने लगे तो सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उस सरकार को जिम्मेदार ठहराएं जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस की नहीं सुनी और अपने मन का काम किया? क्या आरसीबी मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराएं जिसने पुलिस की मनाही के बावजूद अपने विक्ट्री परेड की सोशल मीडिया पोस्ट डाल दी? यह सवाल कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन या बीसीसीआई से पूछें, जो किसी भी जिम्मेदारी से कट कर निकल जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज के शो में सबकी खबर लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है बेंगलुरु भगदड़ का असली जिम्मेदार और क्या है उनकी कहानियां जिन्होंने अव्यवस्था के चलते अपनी जान गंवा दी। रोते बिलखते घर वालों को कब मिलेगा न्याय, और न्याय की मांग कर रहे हैं राजा और सोनम के घर वाले। इंदौर का ये कपल मेघालय हनीमून मनाने गया था। राजा का शव मिल चुका है, सोनम अभी भी लापता। इस घटना ने क्या सवाल खड़े किए हैं, सीएम ने अब क्या बयान दिया है, सारे ब्यौरे देंगे। बात जनगणना पर आई ज़रूरी जानकारी पर भी होगी और अन्य तमाम सुर्खियों पर भी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by King Soybean Oil, Sharda University and Candid. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। सबसे पहले बात कि भगदड़ मची कैसे। कल जब भगदड़ और मौतों की खबरें आई तो शुरुआती जानकारी के आधार पर हमने आपके सामने एक तस्वीर पेश की थी। समय बीता और ठोस जानकारियां सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ की वजह प्लानिंग न होना, स्टेडियम में एंट्री को लेकर फ्री पास पर हुआ कन्फ्यूजन और फैंस की सही संख्या का अनुमान न लगा पाना। हुआ यूं कि 3 जून की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पूरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी खेमा उत्साहित था। टीम मैनेजमेंट बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड निकालना चाहता था। न्यूज़ मिनट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी मैनेजमेंट ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन यानी केसीए और राज्य सरकार से संपर्क किया। परेड निकालने की मौखिक मंजूरी मिली थी। ध्यान दीजिएगा, मौखिक पर। बात फिर पुलिस तक गई। पुलिस ने कहा कि पोस्टपोन करो, 4 तारीख को मत करो, लेकिन 4 तारीख की सुबह पुलिस से बिना परमिशन लिए ही आरसीबी ने विक्ट्री परेड के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट को फ़ोन किया, बोला कि मंजूरी नहीं है, लेकिन आरसीबी ने फ्री एंट्री भी अनाउंस कर दी। पुलिस ने आरसीबी से कहा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, वो भी नहीं हुआ। ध्यान रहे कि बेंगलुरु पुलिस हादसे के एक दिन पहले यानी 3 जून को पहले से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, क्योंकि जीत के बाद आरसीबी फैंस सड़कों पर निकल पड़े थे। लंबे लंबे जाम लगे हुए थे, आतिशबाजी की जा रही थी, शॉपिंग मॉल्स और पब्स खचाखच भरे हुए थे और अब 4 जून को तो विक्ट्री परेड ही होने वाली थी, तो इंतजाम और पुख्ता होने चाहिए थे, लेकिन नहीं।
तो 4 जून की सुबह 7 बजे आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया, लिखा कि विधानसौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक परेड निकाली जाएगी। दोनों के बीच की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। इस पोस्ट के आने तक लोगों की ओवरनाइट पार्टी चल ही रही थी। फिर जानकारी आई कि आरसीबी ऑफिशियल्स कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सुबह 10:30 बजे मिलेंगे। तब तक बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने साफ कर दिया था कि विक्ट्री परेड निकालने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 कार्यक्रम ही होंगे, पहला विधानसभा में और स्वागत सत्कार होगा और फिर दूसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इस बीच बेंगलुरु के लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जाने लगे। घड़ी में 3 बजे का समय हुआ और आरसीबी ने एक और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि लिखा कि 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। हालांकि पोस्ट में फ्री विक्ट्री डे पास का भी जिक्र था और ब्रैकेट में लिमिटेड एंट्री का भी जिक्र किया गया था। इससे 1.5 घंटे पहले यानी करीब 1:30 बजे आरसीबी टीम बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। ये एयरपोर्ट सिर्फ वीआईपीज के लिए ही चलता है। यहां से टीम रेस कोर्स रोड पर स्थित ताज वेस्ट एंड होटल पहुंची। इस बीच विक्ट्री परेड के कैंसिल होने की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगीं, लेकिन लोगों का सड़कों पर हुजूम जमा होने लगा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भयंकर भीड़ जमा हो गई थी। लोग पेड़ों पर चढ़ गए थे। नाचते गाते लोगों को बस एक ही चीज का इंतजार था कि कैसे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए। एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ मिनट को बताया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि बस का विधानसौधा तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। वो बस जिसमें खिलाड़ी आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि खिलाड़ियों की बस विधानसौधा पहुंचे। और जैसे ही बस के विधानसौधा पहुंचने के दृश्य सामने आए, ऐसा लगा कि पूरा शहर ही विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ दौड़ने लगा। और यहीं से सामने आई किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन न होने की बात। 4 जून के दिन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई व्यापक जानकारी साझा नहीं की गई थी जिसमें अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में बताया गया हो। बस 12 बजे एक छोटी सी एडवाइजरी जारी की गई थी। कहा गया था कि दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्वागत सत्कार का समारोह चलेगा। ऐसे में लोग मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करें। यह भी कहा गया था कि विक्ट्री परेड नहीं होगी। इस एडवाइजरी से यह पता चलता है कि बेंगलुरु पुलिस प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं था। वो लोगों के विवेक पर निर्भरता दिखा रहे थे। न ही किसी मीटिंग की खबर थी और बैरिकेड्स तो नदारद थे ही। विधानसौधा में तो जैसे तैसे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम हो गया, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थिति बिगड़ गई। स्टेडियम में 21 गेट हैं, लेकिन यह साफ नहीं था कि कौन से गेट खुले हैं। ऐसे में लोग इधर से उधर भागते रहे। फ्री पास को लेकर भी कंफ्यूजन हो गया था। बहुत सारे लोग स्टेडियम में घुस रहे थे, एक एक करके एक एक सीट पर 3-3 लोग आके बैठ जा रहे थे। ओपन बस विक्ट्री परेड के ना होने से हर कोई स्टेडियम के अंदर ही आना चाह रहा था ताकि क्रिकेटर्स को सामने से देखा जा सके। गेट पर जमा भीड़ को पुलिस वाले वापस जाने के लिए कह रहे थे। लोग पुलिस वालों पर कागज फेंक रहे थे जिनमें लिखा था कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे। भगदड़ मच चुकी थी। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट बताती है कि मंजर ऐसा था कि यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि लोग मदद के लिए चीख रहे हैं या उत्साह में। लोगों की चीखों में एम्बुलेंस के सायरन तक की आवाजें दब चुकी थीं। वहीं अंदर मौजूद फैंस को खबर ही नहीं थी कि बाहर यह सब हो रहा है। ये तो था चेन ऑफ इवेंट्स। अब बात जवाबदेही की। सबसे पहले बात राज्य सरकार की। भगदड़ के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि अनुमान से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया, फ्री इलाज का ऐलान किया, मजिस्ट्रेटियल जांच की भी बात की। ये भी बोले कि यह राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जाते जाते कुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र जरूर कर गए। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान आया। बोले केसीए और आरसीबी ये इवेंट चाहते थे, हमने तो बस
प्लेयर्स को स्वागत सत्कार किया था हमने उनका। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भी बयान आया, बोले कि बीजेपी के लोग शवों पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने बच्चों की जान जाते देखी है। केसीए के इवेंट में जाने का मेरा कोई मन नहीं था। पूरी बात सुन लीजिए। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ 1-2 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಶ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, KCA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, KCA ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಪ್ಲಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ इंटरेस्ट इरलिಲ್ಲ ನನಗೆ. डीके शिव कुमार भले ही कहें कि उनका जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया एक्स पर नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनसे ज्यादा कोई उत्साहित शायद था ही नहीं। इसी तरह सीएम सिद्धारमैया से लेकर राज्य सरकार के तमाम प्रतिनिधि भी अपनी विफलता आरसीबी और केसीए के नाम पर मढ़ रहे थे। जब फोटो खिंचवाने और विजेताओं के साथ दिखने की बारी थी तो ये लोग सबसे आगे थे, लेकिन जब इंतजाम और जवाबदेही की बात होनी थी तो पर्दे के पीछे। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार से वाजिब सवाल पूछे। मसलन अगर सरकार इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी तो आरसीबी और केसीए के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। Now the government of Karnataka saying that this program is not belongs to government. If not, why Siddaramaiah tweeted 2 days early, please come to the Vidhan Soudha, the felicitation by the government. You only tweeted, you only invited. Now you are telling it is not. Okay, we accept CM statement. Who is IPL? Put him the case, put him the jail. RCB, put him the case, put him the jail. जवाबदेही की सुई आरसीबी की ओर, मैनेजमेंट की ओर और केसीए की ओर घूमी। डेक्कन हेराल्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पुलिस सूत्र कुछ कहते हैं कि कुछ जरूरी जानकारियां सामने आ रही हैं। सरकार के अलावा केसीए और आरसीबी मैनेजमेंट ने पुलिस की एडवाइजरी को इग्नोर किया। कर्नाटक पुलिस ने इस इवेंट को पोस्टपोन करने की सलाह दी थी। पुलिस ने कहा था कि इस इवेंट को किसी एक जगह शेड्यूल करिए, या तो रविवार 8 जून के दिन आयोजित कीजिए। जब आरसीबी से इस 8 जून को आयोजित करने वाली बात को कहा गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि विदेशी खिलाड़ी जो हैं टीम में वो तब तक मौजूद नहीं रहेंगे, अपने वतन लौट जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरसीबी और केसीए दोनों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। ये भी कहा कि ये मुआवजा किसी अपने को खोने के दर्द को नहीं भर सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस की सलाह नहीं मानी जा सकती थी? अगर इवेंट को 3 दिन बाद आयोजित किया जाता तो क्या बिगड़ जाता? अगर कुछ खिलाड़ी ना भी होते तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या उन खिलाड़ियों की मौजूदगी 11 जिंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी थी? हमें उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द सामने आएंगे और सबक भी लोग सीख सकेंगे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब बात उनकी जिन्होंने इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। 13 साल की दिव्यांशी से 33 साल के मनोज कुमार की जान गई है। मृतकों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स जिनका जीवन अभी बस शुरू ही हुआ था। दिव्यांशी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अपने चहेते स्टार्स को देखने के लिए बेंगलुरु आई थी। देखिए विराट कोहली के पोस्टर के सामने कैसे मुस्कुरा रही थी। 20 साल का प्रज्वल घर पर यह कह के आया था कि एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। 19 साल की चिन्मयी शेट्टी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। दोस्तों के साथ आई थी। शिवलिंग स्वामी ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी। टीसी लेने की बात कहकर खिलाड़ियों को देखने निकला था। इसी तरह की और भी कहानियां हैं। इसी बीच मृतकों के परिजन राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दिव्यांशी की मां ने कहा कि बाहर भगदड़ मची हुई थी और सरकार अंदर जश्न मना रही थी।
इसी तरह मुआवजे के ऐलान पर एक पिता ने पूछा कि मैं सरकार को 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं, क्या वो मेरा बेटा वापस ला कर देंगे? सवाल तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी पूछे। राज्य सरकार से 5 जून को सुनवाई में ये सवाल पूछे गए। सुबह खबर आ चुकी थी कि हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है और सुनवाई की बात कही। दोपहर 2:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। राज्य सरकार की पैरवी की एडवोकेट जनरल शशि किरण ने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। कोर्ट ने पूछा, इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? जवाब मिला, स्टेडियम वाला इवेंट आरसीबी और केसीए ने आयोजित किया था। उन्होंने ही टिकट बांटे थे और सारी मौतें भी गेट नंबर 6, 7 और क्वींस रोड पर हुई थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है। आमतौर पर 30,000 टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन 4 जून को 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। विधानसौधा वाले इवेंट के लिए सारी तैयारियां की गई थी। पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड पर थे। कुल 1000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। कोर्ट ने पूछा, इस तरह के इवेंट्स को मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इन सवालों को पूछते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और पूरे घटनाक्रम पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई की अगली तारीख 10 जून मुकर्रर। इस बीच एक और जानकारी सामने आई कि आरसीबी और केसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आरसीबी और केसीए के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और जवाबदेही भी तय करेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगली खबर में बात उस मामले की जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने मेघालय निकला था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 2 सप्ताह की खोजबीन के बाद पति का शव एक गहरी खाई में मिला। चाकू के निशान थे और चाकू भी वहीं पड़ा हुआ था। अभी तक पत्नी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बीते 11 मई को इंदौर में हुई। शादी के 9 दिनों बाद दोनों का अपने हनीमून पर जाने का प्लान जो था वो अमली जामा पहनता है। पहले असम गए, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, फिर रुख किया मेघालय का। राजधानी शिलोंग से होते हुए चेरापूंजी पहुंचे, जिसे अब सोहरा कहा जाता है। दोनों ने एक होम स्टे में चेक इन किया। आसपास घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ली, घूमे फिरे, ट्रेकिंग भी की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई को सोनम की बात अपनी सास से हुई, जिसमें सोनम ने बताया कि वो एक कैफे में बैठी है और राजा पहाड़ी के नीचे झरना देखने गए हैं। इस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना कर दी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई। तो सोनम ने यह भी कहा कि वो व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। कॉल अचानक कट जाती है। इसी दौरान राजा ने भी अपनी मां से बात की, कहा कि पहाड़ पर पहुंच गए हैं, चढ़ाई मुश्किल थी, अब कॉफी पी रहा हूं, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगी है तो केले खा रहा हूं। इसके बाद राजा और सोनम दोनों के फोन स्विच ऑफ आने लगे। घर वालों को चिंता सताने लगती है। एक दिन बाद भी संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन और सोनम के भाई गोविंद मेघालय पहुंचते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। खोजबीन शुरू होती है। मेघालय की पुलिस के अलावा एसडीआरएफ सोशल ऑपरेशंस टीम अगले कुछ दिनों तक उनकी खोज करती है। ड्रोन की मदद ली जाती है। करीब 8 दिनों बाद यानी 2 जून को 11:48 पर ड्रोन में वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में एक शव स्पॉट किया जाता है। शव बहुत ही खराब स्थिति में था, इतना कि देखकर पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन दाहिने हाथ पर एक टैटू बना था, उस पर लिखा था राजा।
विपिन उस टैटू को पहचान जाते हैं, ये राजा रघुवंशी का ही शव था। पुलिस को मौके से खून से सना एक धारदार हथियार मिलता है जिसका इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए होता है। स्थानीय भाषा में इसे दाव कहा जाता है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मीडिया में छपे बयानों में ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक नलीम ने बताया कि राजा की हत्या दाव से किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह हत्या का मामला है, हमने हत्या और सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया है। इस हत्या के मकसद जानने में जुटे हैं। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हुई है और ये बातें कही। एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवाल अभी भी है कि सोनम कहां है? राजा का शव तो मिल गया है। उधर राजा के परिवार का आरोप है कि उनका पर्स, सोने की चेन, डायमंड ब्रेसलेट और अंगूठी गायब है। आरोप यह भी है कि पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर जांच प्रक्रिया में देर की है, जिससे काफी कीमती समय बर्बाद हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजा ने जो स्कूटी रेंट पे ली थी, उनकी लाश से 25 किलोमीटर दूर मिली। चाबी अभी भी स्कूटी में ही लगी थी, मानो वे वापस आने वाले हों। परिवार इस घटना की तफ्तीश सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर 4 जून को उनकी लाश पहुंची। उनके घर के बाहर परिवार ने बैनर लगाया है जिसमें लिखा था कि राजा की आत्मा कह रही है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, सीबीआई जांच हो। जो मेरी मांग में भाई क्या मुंह से निकला होगा शायद से या सपने में आया होगा, उसमें बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मैं भाई की एक ही मांग है, भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मैं आपको शांति मिलेगी। सरकार तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। इस पूरे मामले ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल तब और भी गहरे हो जाते हैं जब अप्रैल महीने में हुए एक ऐसे ही घटनाक्रम पे हमारी नज़र पड़ती है। दरअसल हंगरी से जॉर्ज पुस्कास मार्च महीने में शिलोंग पहुंचे थे। वहां नौग्रीट में ट्रेकिंग के लिए निकले और लापता हो गए। करीब 12 दिन बाद चेरापूंजी यानी सोहरा में भी उनकी लाश मिली। गूगल सर्च में हमें ईस्ट खासी हिल्स को जिला मजिस्ट्रेट RM कुर्बा का जुलाई 2023 में दिया गया ये बयान मिला। उन्होंने शहर में सभी दुकानों और खाने पीने की जगहों को रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था। शिलोंग टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे तक बंद करने के अपने आदेश का बचाव करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि लोग तेज म्यूजिक के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, सड़कों पे शोर मचाते हैं और वहां मौजूद बच्चों और बुजुर्गों में डर पैदा करते हैं। हमें भी रात 10 बजे के बाद घर लौटना सुरक्षित नहीं लगता है। अब अपने बयान में कुर्बा ने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया था। कहा था कि सब कुछ रात के अंधेरे में कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए सभी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। उधर राज्य के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने 29 मई को दिए अपने बयान में शिलोंग को पर्यटकों के लिए सुरक्षित बताया है। मंत्री पॉल ने कहा कि महज एकाध घटना के कारण राज्य की छवि धूमिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवालों की फहरिस्त लंबी हो जाती है। क्या अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अनूठा माने जाने वाले इस राज्य मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स जिला पर्यटकों के लिए असुरक्षित हो चुका है? राजा 28 साल के थे और सोनम 24 की हैं। दोनों ने जीवन की अगली स्टेज में कदम रखे थे। राजा ट्रांसपोर्ट का एक व्यवसाय चलाते थे। कई महीनों तक परफेक्ट हनीमून की उन्होंने प्लानिंग की थी। राजा का परिवार बताता है कि वो कभी भी किसी अनजान जगह पे नहीं जाते थे, लेकिन मेघालय गए एक भरोसे के साथ
कि ठीक वैसे ही जैसे हम और आप कहीं जाते हैं या कोई भी पर्यटक कहीं भी घूमने फिरने जाता है, जितना ज़रूरी पहलू बेहतर सुविधाएं हैं और तमाम इंतज़ाम है, उतना ही ज़रूरी पहलू है अपनी सी लगने वाली जगह पर विश्वास। इस घटना ने इस विश्वास को चोट पहुंचाई है। ऐसे में ज़रूरी है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सारी बातें सामने रखे, दोषियों को सजा हो और सोनम को भी खोज निकाला जाए। तभी राजा और उनकी पत्नी और उनके परिजनों के साथ न्याय हो पाएगा और राज्य जैसा चाहता है कि उसकी छवि न धूमिल हो, वो भी मुकम्मल रह पाएगा। इस खबर को यहीं विराम देते हैं और अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी जनगणना को लेकर। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको जनगणना की तारीखों के ऐलान के बारे में बताया था। अब उससे जुड़ी कुछ महीन जानकारियां भी सामने आ गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अखबार में छपी लिज मैथ्यू की रिपोर्ट की माने तो 16 जून को सरकार एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें जनगणना करने के मकसद की घोषणा होगी। रिपोर्ट की मांगे तो जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। हाउस लिस्टिंग यानी पहले चरण में घरों की सूची बनाई जाएगी जो 5 से 6 महीने तक चलेगी। आबादी की गणना दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा और 1 महीने में पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनगणना और उसके डेटा पब्लिश का काम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा नहीं होगा। इसके अलावा इस बार जाति जनगणना भी होगी, लेकिन इसमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग से नहीं दिखाया जाएगा। बस सभी जातियों की एक सामान्य सूची होगी। इस सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्म के आधार पर डेटा होता है। जाति जनगणना का इस्तेमाल सीधे आरक्षण या अन्य लाभ के लिए नहीं होगा। जनगणना के अलावा बात डिलिमिटेशन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन, जिसको परिसीमन कहते हैं, उस पर भी हो रही है। संविधान के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं में बदलाव करना होता है, लेकिन साल 1976 और 2001 में संशोधन के कारण इसे 25 साल के लिए टाल दिया गया। अब 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर यह प्रक्रिया होना तय हुआ है। अगली सुर्खी रक्षा क्षेत्र से। फाइटर जेट रफाल की बॉडी अब भारत में बनेगी। फ्यूसलेज कहते हैं उसे। रफाल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ने अब भारत के टाटा ग्रुप के साथ मिलकर रफाल की बॉडी भारत में बनाने का ऐलान किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने दसॉ एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। TASL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO सुकरन सिंह ने कहा कि यह पार्टनरशिप भारत की एयरोस्पेस दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में रफाल फ्यूसलेज का प्रोडक्शन टाटा एडवांस सिस्टम्स की क्षमताओं में बढ़ते भरोसे और दसॉ एविएशन के साथ हमारे सहयोग की ताकत को हाईलाइट करता है। अगली सुर्खी दिल्ली के साकेत कोर्ट से। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लॉकअप में 3 कैदियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई है। सुबह जेल नंबर 8 से पेशी के लिए कैदियों को कोर्ट के लॉकअप में लाया गया था। इसी दौरान 2 कैदियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें अमन नाम का एक कैदी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमन का गला दबाया गया था, दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अमन की हत्या का आरोप कैदियों जितेंद्र और जयदेव पर है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र और अमन के बीच पुरानी रंजिश थी। साल 2024 में अमन ने जितेंद्र के भाई पर चाकू से हमला किया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमन के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सुनते हैं पुलिस का बयान। जो लॉकअप के अंदर खर्जा नंबर 5 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ साकेत कोर्ट के लॉकअप में, वहां पर इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई और इस बीच में जितेंद्र ने अमन के सर पे किक किया, फेस पे किक किया, जिससे उसका सर एक दीवार में टकराकर और उसके सर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद अमन को इमीडिएटली साकेत कोर्ट के डिस्पेंसरी में ले गया गया। वहां पर बताया गया कि चोट गंभीर है, इसलिए उसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में जो भी हमारी लीगल एक्शन है वो अभी हम अमल में ला रहे हैं।
अगली सुर्खी कलकत्ता से। वहां के हाई कोर्ट ने 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को आज अंतरिम जमानत दे दी है। पनोली पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने ही पनोली की अंतरिम जमानत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बोलने की आजादी के नाम पर दूसरे की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। वहीं अब जमानत देते हुए कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं। बिना न्यायिक मंजूरी के शर्मिष्ठा देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं। साथ ही उन्हें 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और कलकत्ता पुलिस को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चलते चलते बात उत्सव की। देश में हो रहा एक उत्सव अयोध्या में। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है। इसमें भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अलावा हनुमान जी की भी मूर्तियां लगाई गई हैं। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। ये मंदिर में दूसरा बड़ा प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि समारोह वैदिक परंपराओं के अनुसार हुआ। इससे पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें गुजरात के कच्छ की उन बहादुर महिलाओं ने तोहफे के रूप में दिया था जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पराक्रम का प्रदर्शन किया था। और कुछ और जरूरी जानकारियां शेयर कर लेते हैं। इस बार आप अगर हमारा गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड देखते हैं तो एक बड़ा कमाल का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। मुखातब हैं गीतकार, लेखक, स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म निदेशक वरुण ग्रोवर। तमाम मुद्दों पे बातचीत की है, सब कुछ का जवाब दिया है। खाने पीने पे प्रेम, कॉलेज की बातें, कॉमेडी वगैरह सब पे बात की है। अगर आप चाहें तो ललन टॉप के ऐप पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब तमाम चैनल्स पे आप जाके देख सकते हैं। एक और सूचना है, ये गेस्ट इन द न्यूज रूम देखने को नहीं है, उससे जुड़ने को लेकर है। जी हाँ, रविवार 8 जून को गेस्ट इन द न्यूज रूम का एक स्पेशल एपिसोड शूट होने वाला है। मेहमान हैं एक्टर आमिर खान। अगर आपकी रुचि है कि आप उसको लाइव ऑडियंस के तौर पर देख सकें, उससे जुड़ सकें, तो आपको बस एक बहुत छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।